हेलो, मैं लेखराम लहरे। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं यहाँ पे ये पढ़ाने वाला हूँ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आयकर विधान एवं लेखे, ये बुक मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। इसका भी स्टार्टिंग किया जा रहा है। जैसे जो विद्यार्थी मेरे को यहाँ पे इस वीडियो में देख रहे हैं और हमारे साथ इनकम टैक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अपने सामने एक इनकम टैक्स का बुक रख लेना, साथ में कैलकुलेटर रख लेना और ध्यान से देखना ताकि आपको ये सवाल या यहाँ पर जो भी बताया जाएगा वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जैसे आप, मैं एक बार और पुनः बोलना चाहूंगा, ये इनकम टैक्स का स्टडी अभी यहाँ पर कराया जाएगा। जैसे जो विद्यार्थी मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये स्टडी करना चाहते हैं हमारे साथ, वो अपने पास एक इनकम टैक्स आयकर विधान एवं लेखे या व्यवहार का बुक रख लेंगे। इसी बुक से मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा। ये आपको बीकॉम फाइनल ईयर और एमकॉम और अन्य क्लासेस में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, पढ़िए। इसमें पढ़ने के बाद आप हमको बताइएगा कि आपको स्टडी कैसे लगा। ठीक है, और साथ साथ हमको ये भी बताइएगा कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आता है कि नहीं आता है। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो उसको आप क्या कर सकते हो, हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमको बता सकते हो, और कमेंट करोगे तो आपको उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स में भी पढ़ाऊंगा, तो इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा। तो इनकम टैक्स विधान एवं लेखे में सबसे पहला चैप्टर मैं ये पढ़ाऊंगा, निवास स्थान तथा कर दायित्व, जिसे बोला जाता है रेसिडेंस एवं टैक्स लेबिलिटी। रेसिडेंट एंड टैक्स लेबिलिटी, निवास स्थान तथा कर दायित्व की गणना, ये मैं करना सिखाऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसे सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। तो इसी को पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स का बुक रखेंगे तो ही आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आ पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। मेरे यहाँ पर बताने पर आपको कुछ भी दिक्कत होगा, एक छोटा सा भी दिक्कत होगा, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर निसंकोच बिंदास तरीके से आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। आप बिल्कुल कमेंट करना। और यहाँ पर मैं जो भी स्टडी कराऊंगा, जो भी बताऊंगा, एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आप वीडियो स्किप कर करके मत देखिएगा, वीडियो कंटिन्यू बना करके देखिएगा, अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और लास्ट में हमको बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो चलो चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे जो भी लिखा हूँ मैं पूरा नियम है, नोट्स है, जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ उसका पूरा नियम बताया हूँ, नोट्स बताया हूँ। तो आप इसको अच्छे से अपने फेयर कॉपी या नोटबुक में आप लिख लेना, और लिखने के बाद इसी के माध्यम से आप अपने प्रैक्टिकल सवाल को बनाना। आपका सवाल आसानी से बन जाएगा, या आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर है हमारा अध्याय 3, इनकम टैक्स का मैं चैप्टर उठाया हूँ, आयकर विधान एवं लेखे का चैप्टर उठाया हूँ। चैप्टर है अध्याय 3, जिसमें हमको करना है, चैप्टर का नाम है निवास स्थान तथा कर दायित्व की गणना। ठीक है, चैप्टर का नाम है निवास स्थान तथा कर दायित्व की गणना, रेसिडेंस एवं एंड क्या हो जाएगा, रेसिडेंस एंड टैक्स लेबिलिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा चैप्टर का नाम। तो ये हमारा जो चैप्टर है निवास स्थान एवं कर दायित्व की गणना, इसमें हमको क्या क्या करना होगा, तो इसमें हमको दो प्रकार का सवाल बनाना होगा। पहला होगा आपका ये सकल कुल आय, जिसको मैं अभी बताया हूँ। दूसरा जो सवाल आने वाला है उसको कुछ देर बाद बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे सकल कुल आय। तो सकल कुल आय का पूरा डिटेल्स, पूरा नियम यहाँ पे मैं दोनों बोर्ड पर लिखा दिया हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलो देखते हैं, निवास स्थान कर दायित्व की गणना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताया हूँ कि निवास स्थान कर दायित्व की गणना जब हम करेंगे तो इसमें सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला प्रैक्टिकल्स बनाया जाएगा, वो है आपका ये सकल कुल आय की गणना। सकल कुल आय की यहाँ पर सबसे पहले गणना किया जाएगा। सकल कुल आय को कर योग्य आय भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिखा हूं, प्रारूप में बताया हूं, सकल कुल आय को कर योग्य आय की गणना भी कह सकते हो आप। जैसे आप जो कहोगे सकल कुल आय की गणना कहोगे तब भी ठीक है, कर योग्य आय की गणना कहोगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आ चुके हैं, प्रारूप हमारा स्टार्ट हो रहा है। प्रारूप में हम लिखेंगे, जैसे सकल कुल आय बनाएंगे तो सकल कुल आय बोलेंगे, कर योग्य आप बोलोगे तो कर, आप जो भी बोलोगे, सकल कुल आय बोलोगे तब भी ठीक है, कर योग्य आप बोलोगे तब भी ठीक है, दोनों बोला जाता है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो, सकल कुल आय भी बोल सकते हो, कर योग्य आय भी बोल सकते हो।
तीसरा आएगा असाधारण निवासी के लिए, चौथा आ जाएगा अनिवासी के लिए। ठीक है, जो हम सवाल बनाएंगे 4 कॉलम में बटा रहेगा, 4 भागों में बटा रहेगा। एक हो जाएगा आपका विवरण, दूसरा हो जाएगा निवासी के लिए, तीसरा हो जाएगा असाधारण निवासी, चौथा हो जाएगा अनिवासी। ये जो निवासी होता है उसी को साधारण निवासी भी बोला जाता है, लेकिन मैं इसको केवल निवासी बस लिखा हूं। इसको आप निवासी भी बोल सकते हो, साधारण निवासी भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। आप निवासी बोलना, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, तीनों का अलग अलग कॉलम बनेगा। ठीक है, तो ये निवासी क्या होता है, असाधारण निवासी क्या होता है और अनिवासी क्या होता है, इसको मैं पहले बता देना चाहता हूं। तो निवासी का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे। निवासी का मतलब ये होता है कि आप जिस सिटी में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस जिले में रहते हो या जिस देश में रहते हो, आप उसका क्या कहलाते हो, वहां का क्या कहलाओगे, निवासी कहलाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर चंचल बैठे हैं, चंचल दिल्ली से है, चंचल दिल्ली से, तो दिल्ली का क्या कहलाएगा, निवासी कहलाएगा, दिल्ली का रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति है, चलो मानते हैं कि अपना सचिन तेंदुलकर जी है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, तो कुछ दिन वो इंडिया में रहता है और कुछ दिन बाहर रहता है ना, कुछ दिन इंडिया में रहता है, कुछ दिन बाहर रहता है। बाहर मतलब कहाँ लेते हैं, चलो पाकिस्तान लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जाता है तो 6 महीने इंडिया में रहता है और 6 महीने पाकिस्तान में रहता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, असाधारण निवासी कहलाएगा। ठीक है, मतलब वो कुछ दिन इंडिया में रहता है और कुछ दिन बाहर रहता है। इसका डिटेल पूरा बताऊंगा, एक नेक्स्ट टॉपिक में आएगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनिवासी। अनिवासी जैसे देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर राहुल द्रविड़ जी है। ठीक है, राहुल द्रविड़ नाम सुने होंगे, राहुल है। राहुल कहाँ का निवासी है, वो रायपुर के निवासी। राहुल कहाँ रहता है, रायपुर में रहता है। राहुल रायपुर में रहता है और रायपुर में रहता है, तो राजनांदगांव में एक भी दिन नहीं गया, तो राजनांदगांव में क्या हो जाएगा, वो अनिवासी। ठीक है, राजनांदगांव में क्या हो जाएंगे, अनिवासी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप मेरे को कोई देख रहे हैं, वो अपने गांव में रहते हैं, कोई दूसरे गांव में रहते, तो दूसरे गांव के लोग क्या कहलाएंगे, अनिवासी। हम जहां रहेंगे, जिस जगह पर हम रहेंगे, क्या कहलाएगा, निवासी। ठीक है, तो चलो सीधे आते हैं, इसका डिटेल्स में आगे क्लास में बताऊंगा, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विवरण, ये हो जाएगा निवासी, हो जाएगा असाधारण निवासी, हो जाएगा अनिवासी। ठीक है, अब इसमें केवल 6 पॉइंट बताया मैं, गिन करके 6 पॉइंट, और 6 को भी मैं 3 में कन्वर्ट कर दूंगा, जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट बताया भारत में प्राप्त आय। भारत में प्राप्त आय, भारत में अगर प्राप्त आय बोलेगा, सवाल बनाएंगे तो प्रश्न दिया जाएगा, अगर उस प्रश्न में भारत में प्राप्त आय बोलेगा, भारत में प्राप्त आय या भारत का आय या भारत का वेतन या भारत का राशि या भारत बोल दिया, तो समझ जाना उसका लेखक इसमें क्या जाएगा, तीनों में। राइट का मतलब है उसका लेखक तीनों में क्या जाएगा, मतलब इसमें भी राशि आ जाएगा, इसमें भी राशि आ जाएगा, इसमें भी राशि आ जाएगा। ठीक है, जैसे भारत में प्राप्त आय बोलेगा तो भारत में प्राप्त रहेगा, मतलब जो भी राशि दिया रहेगा वो क्या हो जाएंगे, तीनों में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे है भारत में प्राप्त वेतन। भारत में प्राप्त वेतन कितने का, 5000 का। ये प्रश्न है, भारत में प्राप्त वेतन बोला है, भारत में प्राप्त बोला है, तो भारत में प्राप्त बोलेगा मतलब क्या हो जाएगा, उसका राशि तीनों में आ जाएंगे। तो तीनों में आ जाएंगे, कहां पर क्या, भारत में प्राप्त आय बोला है, मतलब तीनों में आ जाएंगे। तो निवासी में 5000 आ जाएगा, इसमें भी 5000 आ जाएगा, इसमें भी 5000 आ जाएगा। भारत में प्राप्त वेतन कितना बोला, 5000, तो 5000 क्या हो जाएगा, तीनों में आ जाएंगे। भारत में प्राप्त वेतन ऐसे लिखेंगे, निवासी में 5000 आ जाएगा, असाधारण निवासी में 5000 आ जाएंगे, अनिवासी में 5000 आ जाएंगे। क्लियर है, तो कहने का मतलब यह है कि भारत में प्राप्त बोलेगा, भारत में उपार्जित बोलेगा, भारत का वेतन, भारत का राशि, भारत का आय, भारत का लाभ, भारत से प्राप्त आय लाभ बोल दिया, तो आप समझ जाना कि उसका राशि तीनों कॉलम पर आएंगे, निवासी में आएंगे, असाधारण निवासी में आएंगे और अनिवासी में आएंगे। क्लियर, तो उसके बाद हमारा ये हो जाता है, आगे आता है, यहाँ पे भी बोला है, ये देखो भारत में प्राप्त आय बोला, मतलब तीनों में आ जाएंगे, मतलब तीनों में राशि को लिखा जाएगा, निवासी में भी राशि लिखेंगे, असाधारण निवासी भी लिखेंगे, अनिवासी भी लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला, भारत में आय प्राप्त समझी जाए, भारत में आय प्राप्त समझी जाए, भारत में आय बोल रहा है, उसी को प्राप्त समझी जाए बोल रहा है, मतलब ये भी भारत का आय, भारत का राशि, भारत का रुपया, मतलब क्या हो जाएगा, तीनों फिर से टैक्स दे देंगे, इसमें भी राशि आ जाएगा, इसमें भी राशि आ जाएगा, इसमें भी राशि आ जाएगा। उसके बाद क्या, आय भारत में उपार्जित, आय भारत में उपार्जित
समझी जाए। भारत में प्राप्त, भारत में उपार्जित अगर बोलेगा तो आंख बंद करके तीनों में राशि को डाल देना है। ठीक है, तीनों में राशि को क्या कर देना है, डाल देना है। तो इसी चीज को मैं बताया हूं, भारत में उपार्जित, भारत में कुछ आया होगा उपार्जित होगा, उसका राशि क्या हो जाएगा, तीनों में। राइट लगा मतलब तीनों में आएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया भारत में उपार्जित समझी जाए। बीच बताया मैं, अगर आया भारत में प्राप्त रहेगा, भारत में उपार्जित रहेगा, भारत में उपार्जित समझी जा रहेंगे, भारत में प्राप्त समझी जा रहेगा, तो इसका राशि तीनों कॉलम निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, तीनों में इसका राशि आ जाएंगे। आप बोल सकते हो कि टैक्स लगेगा। ठीक है, तीनों में टैक्स दे दिया जाएगा, टैक्स लगा दिया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है आपका ये चारों तो हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैं बता दिया हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये मैंने बता दिया। भारत में प्राप्त, भारत में उपार्जित या भारत का आय, भारत का राशि बोलेगा, वेतन बोले, जो भी बोलेगा भारत का बोलेगा तो समझ जाना कि उसका राशि का लेखा निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों में किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है विदेश की आय। आगे आ जाता है आपका विदेश की आय, ये विदेश का आय है। और उसके बाद क्या बोला, व्यापार का नियंत्रण भारत से हो। जैसे विदेश में व्यापार चल रहा है और वो व्यापार हमारे भारत से हमारे भारत के कंट्रोल में रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएंगे, दो व्यक्ति टैक्स देंगे, दो व्यक्ति पर राशि लगाया जाएगा, दो व्यक्ति टैक्स दे देंगे। कौन कौन सा देंगे, निवासी टैक्स दे देगा, असाधारण निवासी देगा, इसमें कटमट लगा है। ये देखिए विदेश की आय, विदेश की आय में क्या हुआ है, एक व्यक्ति में राशि आया, सॉरी निवासी में राशि आया, असाधारण निवासी में राशि आया, इसमें क्या हुआ, कटमट, मतलब इसमें राशि नहीं आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि विदेश की आय रहेगा और विदेश की आय रहेगा और विदेश का जो आय, जो व्यापार भारत से नियंत्रित रहेगा, तो केवल और केवल दो व्यक्ति टैक्स देगा। कौन कौन सा, निवासी टैक्स देगा, असाधारण निवासी टैक्स देगा। ये क्या हो जाएगा, कटमट हो जाएगा, डेस कर देंगे, नील कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएगा आपका विदेश या विश्व की आय। विदेश की आय रहेगा, विदेश की आय रहेगा तो विदेश की आय क्या हो जाएगा, विदेश की आय में विदेश की आय रहेगा, विदेश की आय विदेश में प्राप्त रहेगा तो केवल और केवल एक व्यक्ति ही टैक्स देगा, वो होगा आपका निवासी, और ये कटमट हो जाएगा, नील, जीरो, डेस, जो भी समझ सकते हो रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। क्या है, विदेश की आय, एक बार और बोल रहा हूं, पांचवा, विदेश की आय, व्यापार का नियंत्रण भारत से हो। जैसे विदेश का आय रहेगा, विदेश का आय रहेगा और विदेश का आय जो रहेगा उसका नियंत्रण भारत से रहेगा, मतलब वहां जो बाहर में व्यापार चलेंगे उसका नियंत्रण भारत से रहेगा, भारत के कंट्रोल पर बिजनेस करेगा। उसमें कितने व्यक्ति टैक्स देंगे, दो व्यक्ति टैक्स देंगे, निवासी और असाधारण निवासी। इसी चीज को मैं बताया हूं, ये देखिए सवाल में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कुछ देर इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं सवाल बताऊंगा, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, विदेश या विश्व की आय, विदेश की आय रहेगा, विदेश की आय विदेश में प्राप्त किया जा रहेगा तो उसका राशि केवल एक में आएंगे, केवल निवासी में आएगा, दोनों क्या रहेगा, कटमट रहेगा। और इतना हो जाने के बाद इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, और जो भी टोटल आएगा उसको क्या करेंगे, सकल कुल आय। इतने में हमारा सवाल खत्म हो जाता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाने के लिए, ये बनाने के लिए मैं कुछ नियम यहाँ पर बता रखा हूँ। ठीक है, ये जो सवाल बनाएंगे सकल कुल आय कर जो क्या की गणना करेंगे, तो इसको बनाने के लिए कुछ नियम मैं यहाँ पर बताया हूँ, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम यहाँ पर लिखा हूं मैं, भारतीय कृषि आय कर मुक्त होती है। हमारा जो देश है उसमें कृषि आय बहुत होते हैं, तो जो कृषि आय रहेगा ना, कृषि से राशि मिलेगा, कृषि आय वो कर मुक्त हो जाएगा। लेकिन विदेश का कृषि आय रहेगा उस पर टैक्स लगेगा भैया। भारतीय कृषि आय कर मुक्त रहेगा परंतु विदेश का कृषि आय पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, भारतीय कृषि आय कर मुक्त रहेगा लेकिन विदेशी कृषि आय कर योग्य होता है, उस पर टैक्स लगाया जाता है। मतलब विदेशी कृषि आय पर टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा में ये बताया मैं, पोस्ट ऑफिस का ब्याज, पोस्ट ऑफिस का ब्याज 3500 रुपए तक कर मुक्त होता है। पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस डाकघर सभी जानते हो, तो पोस्ट ऑफिस पर जो ऋण रहेगा है ना, आप बोल सकते हो पोस्ट ऑफिस से ऋण लिया जाता है तो उस ऋण पर 3500 रुपए का ब्याज छूट मिलता है, कर मुक्त होता है। 3500 रुपए तक ब्याज
नहीं लगाया जाता है। उसी को यहाँ पर बता रहे पोस्ट ऑफिस का ब्याज 3500 रुपए तक कर मुक्त होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप बता सकते हो कि पोस्ट ऑफिस का ब्याज 3500 रुपए तक कर मुक्त रहेगा। ये दूसरे नोट को भी आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। पहला नोट बताया भारतीय कृषिया कर मुक्त होता है और विदेशी कृषिया पर कर लगाया जाता है, कर योग्य होता है, टैक्स लगता है। दूसरा बताया हूं मैं पोस्ट ऑफिस का ब्याज, डाकघर का ब्याज 3500 रुपए तक कर मुक्त होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारा तीसरा। तो तीसरा में ये बताया मैं फर्म या संघ का लाभ, फर्म या संघ का लाभ धारा 10(2)(a या बोल सकते हो 10(2)(a के अनुसार कर मुक्त होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। फर्म या संघ का लाभ धारा 10(2)(a के अनुसार कर मुक्त होता है, इस पर टैक्स नहीं लगाना है, इसका लेखा इसमें नहीं किया जाना है। अगर कर भी देंगे तो क्या कर देंगे, नील या डेश या कर मुक्त लिख देंगे। क्लियर, राशि नहीं लिखना है। अब इसमें बताया मैं फर्म या संघ का लाभ धारा 10(2)(a के अनुसार कर मुक्त होता है। ठीक है, आगे आएगा चौथा में ये बताया हूं सार्वजनिक भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि प्राइवेट फंड में अंशदान आपका कर मुक्त रहेगा। सार्वजनिक प्राइवेट फंड में अंशदान रहेगा। सार्वजनिक भविष्य निधि प्राइवेट फंड में अगर अंशदान रहेंगे तो उसको कर मुक्त करना है, उसका लेखा इसमें नहीं करना है। और अगर कर भी देंगे लिखेंगे तो उसमें राशि नहीं लिखना है, नील 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 लिख देना है। ठीक है जी। उसके बाद आगे क्या जाएगा आपका, रिश्तेदार से उपहार या भेंट मिलेगा, वो भी क्या रहेगा, कर मुक्त रहेगा, उसका भी लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। और अगर लेखा करोगे तो उसमें क्या कर दोगे, कर मुक्त कर मुक्त कर मुक्त लिख दोगे। ठीक है, जो हमको गेस्ट उपहार मिलता है परिवार वालों से, परिवारों से हमको क्या मिलता है, उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है या भेंट देते हैं, उसका इसमें लेखा नहीं किया जाएगा, वो कर मुक्त रहेगा। उसी को मैं यहाँ पर 5वें नंबर पर बताया हूं, रिश्तेदार से उपहार या भेंट प्राप्त कर मुक्त होता है, कर मुक्त होता है। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारा भूतकाल। भूतकाल मतलब पास्ट की बात कर रहा है या गत वर्ष बोल सकते हो, पूर्व की वर्ष बोल सकते हो, पिछले साल की बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भूतकाल पास्ट है, गत वर्ष की आय का लेखा इस सकल कुल आय में, इसमें उसका लेखा नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसमें यह बताया जा रहा है भूतकाल का आय रहेगा, पिछले साल का आय रहेगा, गत वर्ष की आय रहेगा या पास्ट का आय रहेगा, उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ देना है। ठीक है, भूतकाल की आय, पास्ट की आय या बोल सकते हो गत वर्ष की आय का लेखा इसमें नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ देना है। या लिखोगे तो डेश 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 भी कर सकते हो। क्लियर, ठीक। अब उसके बाद आगे आएगा लाने ले जाने, 7वां बता रहा मैं, लाने ले जाने, माल उतारने और चढ़ाने का जो भी आय व्यय होता है उसका भी लेखा इसमें नहीं किया जाता है, उसका भी लेखा इसमें नहीं किया जाएगा, उसका लेखा इसमें करना ही नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं देना है। माल उतारने, उतारने चढ़ाने, लाने ले जाने, जो भी आय व्यय रहेगा, जो भी खर्चा हुआ रहेगा उसका लेखा इसमें नहीं करना है। पहले भी मैं जीएसटी में बता चुका हूं, मेरे 2-4 वीडियो जीएसटी का अपलोड हो चुका है, इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूं। माल उतारने चढ़ाने का खर्चा जो भी होता है या माल लाने ले जाने का खर्चा या आय व्यय जो भी होता है उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद आगे आता है हमारा यहाँ 8वां, 7वां के बाद क्या आ जाएगा 8वां। तो 8वां में मैं ये बताया हूं, अगर भारत में, ध्यान से समझना, अगर भारत में बिजनेस करने के लिए कोई ऋण लेगा और उस ऋण पर ब्याज प्राप्त होगा तो जो ब्याज रहेगा वो भारत का ब्याज रहेगा, भारत का आय रहेगा, मतलब भारत का राशि रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे। ठीक है, तीनों व्यक्ति क्या हो जाएंगे, टैक्स देंगे। उसी बात को यहाँ पर मैं समझाया हूं। अगर भारत में व्यापार करने के लिए ऋण या कर्जा दिया जाए वह इस पर ब्याज प्राप्त होगा तो इसे भारत का आय माना जाएगा और इसमें तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे। मतलब निवासी भी टैक्स देगा, असाधारण भी निवासी देगा, अनिवासी भी देगा। कह
सकते हैं, जैसे 5,000 का यहाँ पर ब्याज है तो 5,000 इसमें भी आ जाएंगे, 5,000 इसमें भी आ जाएंगे, 5,000 इसमें भी आ जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आगे आता है विदेश की आय। आगे आएगा आपका विदेश की आय, विदेश में प्राप्त होता है तो केवल एक व्यक्ति टैक्स देता है, वो कौन है? आपका निवासी। इस बात को पहले भी बोल चुका हूं मैं इस लाइन पे, ठीक है? विदेश की आय रहेगा और विदेश में प्राप्त किए रहेंगे तो केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देगा, वो होगा आपका केवल निवासी। इसी को मैं बताया, विदेश या विश्व की आय केवल एक व्यक्ति टैक्स देगा। ये देखिए मैं यहाँ पे क्या लगाया हूँ, टिक लगाया हूँ, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब एक ही व्यक्ति टैक्स देगा, इसमें राशि आगे डेश डेश रहेगा। क्लियर है? विदेश की आय रहेगा, विश्व की आय रहेगा तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति टैक्स देगा। कौन सा? निवासी बस। ये निवासी बस में आएगा। ठीक है? उसके बाद आगे आते हैं भारत से नियंत्रण। जैसे नियंत्रण को घुमा फिरा करके बोल दिए रहते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का 3-4 नाम है ना, वैसे हमारा भारत से नियंत्रण का भी 3-4 नाम है। ये भारत से नियंत्रण यहाँ लिखा हूं, इसका मतलब ये है कि भारत से नियंत्रण है, उसका 3-4 नाम है। जैसे मैं यहाँ पर बताया हूं, नियंत्रण को और क्या क्या बोल सकते हैं? नियंत्रण को कंट्रोल भी बोला जाता है, नियंत्रण को कंट्रोल भी बोला जाता है, संचालित भी बोल सकते हैं, स्थापित भी बोल सकते हैं, प्रबंधित भी बोल सकते हैं। ये चारों पांचों बोलेगा तो समझ जाना कि व्यापार भारत से नियंत्रित है। ठीक है जी? इसमें मैं बताया भारत से नियंत्रण, कंट्रोल को क्या क्या बोला जाता है, नियंत्रण को क्या क्या बोला जाता है। नियंत्रण को बोला जाएगा कंट्रोल, नियंत्रण को संचालित भी बोल सकते हैं, नियंत्रण को स्थापित भी बोल सकते हैं, नियंत्रण को प्रबंधित भी बोल सकते हैं। ठीक है? अब ये तो हो गया हमारा नियंत्रण का। उसके बाद इसमें हमारा जो मुख्य चीज है ये है, सबसे पहले गत वर्ष है ना, हमारा गत वर्ष कौन सा रहेगा? 2021-22 रहेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, जो हमारा गत वर्ष रहेगा वो 2021-22 और जो हमारा चालू वर्ष है अभी 2022 का, तो चालू वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? चालू वर्ष 2022 और 23 जो हो जाएगा हमारा चालू वर्ष। जैसे हम जो भी सवाल बनाएंगे, जो भी सवाल यहाँ पर बताया जाएगा, या आप जो भी सवाल बनाओगे तो जो भी सवाल बनाओगे उसके नीचे आपको बताना होगा कि कर निर्धारण वर्ष किसका है? 2022-23 का है, ऐसा बताना पड़ेगा। ऐसा इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि ये जो हमारा इनकम टैक्स का बुक है वो हर साल चेंज होता है, हर साल नए नए टैक्स लगते हैं, हर साल बदलते रहते हैं, इसलिए हमको ये चीज को बताना होता है। ठीक है? तो चालू वर्ष क्या हो जाएगा हमारा? 2022 और 23 से क्या हो जाएगा? हमारा चालू वर्ष हो जाएगा। गत वर्ष क्या हो जाएगा हमारा? 2021 और 22 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूं। ये एक्सप्लेन करने के बाद हम सीधे सवाल में आएंगे, प्रैक्टिकल बना करके देखेंगे। तो इसको आप क्या करना? नोट कर लेना, इसको अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे पिक आ रहा होगा। ठीक है? इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और आगे आएंगे हम सवाल पर। ठीक है? तो एक बार मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वायरल भी कीजिए। ठीक है? ताकि ये वीडियो थोड़ा सा बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, ये हमारा विचार है। ठीक है? तो आप इसको एक बार उतार लेना, ये थोड़ा सा मैं इसको दिखा रहा हूँ, वीडियो में आ रहा होगा। कुछ समय बाद क्या करेंगे, ज्यादा नहीं 1 मिनट बाद हम क्या कर लेंगे, अपना सवाल स्टार्ट कर लेंगे। ये मैं समझा दिया, सवाल बनाते हैं। चलो ठीक है, सवाल में आते हैं। चलो ठीक है, सवाल में आ जाते हैं। क्वेश्चन निकाल लेंगे, आप भी क्वेश्चन निकाल लेंगे, क्वेश्चन निकाल लेंगे। चलो मैं बता रहा हूं, आप भी निकाल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 निकाल लेंगे। एग्जाम्पल 9 निवास स्थान तथा कर दायित्व में आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 निकाल लेंगे। एग्जाम्पल 9 बता रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 में आपका एग्जाम्पल नंबर 9। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 9 बता रहा हूं। एग्जाम्पल 9 पहले पढ़ेंगे, ठीक है?
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन बोलते हैं मेरे को 2 काम एक साथ करना होगा, बुक भी रखना होगा, समझाना भी होगा और सवाल भी बताना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को हो सकता है इधर उधर हो जाए, बाकी कुछ नहीं होगा, अच्छे से समझना, अच्छे से बहुत ढंग तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें आपका गत वर्ष 2 क्वेश्चन में पढ़ो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 बताना, एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 बताया जा रहा है, गत वर्ष 2021-22 के लिए श्री राम प्रसाद की आय निम्न प्रकार है। गत वर्ष 2021-22 के लिए श्री राम प्रसाद का आय निम्न प्रकार है, जो नीचे बताया गया है। तो चलो देखते हैं। पहला बोला है आपका ईरान का लाभ भारत में प्राप्त। पहला बोला है ईरान का लाभ, ईरान हमारा विदेश है, ईरान का लाभ भारत में प्राप्त। भारत में प्राप्त बोले तो भारत में प्राप्त बोले तो क्या हो जाएगा, तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे, निवासी भी टैक्स देगा, अनिवासी भी देगा और अनिवासी भी दे देगा। अब बीच बताया था भारत में प्राप्त बोलेगा तो आंख बंद करके तीनों में राशि को डाल देना बोला था। डाल देना का मतलब होता है कि तीनों टैक्स दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत ईरान का लाभ भारत में प्राप्त किया, भारत में प्राप्त होगा मतलब तीनों के तीनों व्यक्ति क्या कर देंगे, टैक्स दे देंगे, तीनों के तीनों वाले कॉलम में राशि आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है ईरान में स्थित मकान संपत्ति से आय भारत में प्राप्त की। ईरान में मकान संपत्ति है, ईरान मतलब विदेश में मकान संपत्ति है, उसको किराया पर दे, उसे राशि मिला है, रुपए मिला है। प्राप्ति कहाँ हुआ है, भारत में, भारत में प्राप्त की, भारत में प्राप्त, फिर से बोल दिया भारत में प्राप्त होगा मतलब क्या हो जाएंगे, तीनों व्यक्ति टैक्स दे देंगे। ठीक है, उसके बाद है पाकिस्तान में स्थित मकान संपत्ति से आय वही बैंक में जमा की। पाकिस्तान में मकान संपत्ति से आय है और वही पाकिस्तान के बैंक में क्या कर दिए, उसको जमा कर दिए हैं। अब देखिए जी, पाकिस्तान विदेश है, पाकिस्तान विदेश है, अब पाकिस्तान की आय, पाकिस्तान विदेश की आय विदेश के बैंक में जमा कर दिया, मतलब ये क्या कहलाएगा, ये आपका विदेश की आय है और विदेश में ही जमा कर दिया, मतलब इसमें केवल एक व्यक्ति निवासी बस टैक्स देगा। ठीक है, इसमें केवल एक व्यक्ति निवासी बस टैक्स दे देगा। उसके बाद आगे आता है आपका पाकिस्तान में स्थापित व्यापार के लाभ वही बैंक में जमा किए, यह व्यापार भारत से नियंत्रित है। पाकिस्तान में हम लोगों का बिजनेस चल रहा है, पाकिस्तान में व्यापार चल रहा है, तो व्यापार किससे नियंत्रित है, भारत से नियंत्रित है। पाकिस्तान में बिजनेस खोल करके कोई व्यक्ति बैठा है और उसको कंट्रोल करने वाला भारत से है, भारत के नियंत्रण पर वहां पर बिजनेस चल रहा है, मतलब जो पाकिस्तान में बिजनेस चल रहा है वो भारत के कंट्रोल पर चल रहा है, भारत के नियंत्रण पर चल रहा है, मतलब इसमें दो व्यक्ति टैक्स देगा। इसी को बताया था मैं, विदेश की आय जिसका नियंत्रण भारत से हो, विदेश में हमारा व्यापार चल रहा है लेकिन उसका नियंत्रण हमारे हाथ में, हम इंडिया वालों के हाथ में, भारत वालों के हाथ में है। ठीक है, हमारे कंट्रोल पे काम कर रहा है, मतलब दो व्यक्ति टैक्स देंगे, निवासी और असाधारण निवासी, एक क्या रहेगा, कटना। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद इसे बोले 20,000 में से 10,000 भारत में लाए गए। अब भी बोला हूं मैं, लाने ले जाने की जो भी आय या व्यय होता है उसे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो 20,000 और 10,000 ब्रैकेट में लिखा है उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद भारत में उपार्जित परंतु इंग्लैंड में प्राप्त। भारत में उपार्जित, प्राप्ति कहीं में कोई दिक्कत नहीं है, भारत में प्राप्त रहेगा तो रहेगा, ध्यान देंगे। ठीक है, भारत में उपार्जित बोला है। अब बीच में बताऊं, भारत में प्राप्त आय, भारत में आय प्राप्त समझी जाए, या भारत में उपार्जित या भारत में उपार्जित समझी जाए, ये चारों बोलेगा तो आंख बंद करके तीनों व्यक्ति में क्या कर देना, राशि को डाल देना, तीनों व्यक्ति इसमें टैक्स देगा। भारत में उपार्जित बोले, भारत में उपार्जित मतलब तीनों को तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, टैक्स देंगे, मतलब तीनों को तीनों कॉलम में राशि आ जाएंगी। उसके बाद है कानपुर के व्यापार से लाभ। कानपुर के व्यापार से लाभ, कानपुर कहाँ है भैया, भारत में है, मतलब ये भारत की आय है, भारत का लाभ है, भारत का लाभ है मतलब भारत का लाभ है, तो तीनों के तीनों व्यक्ति टैक्स दे देंगे। भारत का आय रहेगा, भारत का रुपया रहेगा, भारत का रुपया रहेगा, समझ जाना कि उसका राशि तीनों में आ जाएंगे, तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे। आगे है आपका इंग्लैंड में कृषि से आय वही संपूर्ण आय बच्चों की शिक्षा पर लंदन में व्यय कर दी गई। भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, अभी बताया वो लिखा भी हूं यहाँ पर है, भारतीय कृषि आय क्या होता है, कर मुक्त होता है, परंतु विदेशी कृषि आय पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो टैक्स कौन कौन देगा, देखो पाकिस्तान की आय है,
और पाकिस्तान में इसको खर्चा कर दिया, मतलब विदेश की आय है, विदेश में इसको क्या किया, खर्चा। इसमें भारत का नाम दिया है क्या, कहीं पर नहीं बोला है, मतलब ये विदेश की आय है, विदेश में प्राप्त किया, मतलब केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देगा। आगे देखते हैं, भूत की बिना कर लगी हुई विदेश आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई। भूतकाल, भूतकाल बोला ना, भूत की बोला मतलब भूतकाल क्या है, गत वर्ष, भूतकाल या पास्ट की आय का लेखा सकल कुल आय में नहीं किया जाता है। पहले ही बताया, नोट अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, भूतकाल पास्ट गत वर्ष की आय का लेखा सकल कुल आय में नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, उपर्युक्त विवरण से श्री राम प्रसाद की कर निर्धारण वर्ष 2022-23 की सकल कुल आय की गणना कीजिए। यदि श्री राम प्रसाद पहला निवासी है, दूसरा असाधारण निवासी है, तीसरा अनिवासी है तब। चलो बनाते हैं। अब मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, लिखना होगा, तो थोड़ा सा रहेगा। क्या नाम है जी, श्री राम प्रसाद है, वैसा लग रहा है। इसमें आपका श्री राम प्रसाद, यहां पर लिख देंगे श्री राम प्रसाद, ऐसा। ठीक, क्या बनाएंगे, सकल कुल आय की गणना करेंगे, और उसी को बोल सकते हो कर योग्य आय की गणना भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोले, सकल कुल आय बोले कि कर योग्य आय बोले, कर योग्य आय बोले कि सकल कुल आय बोले, सकल कुल आय बोले। ओके चलो, सकल कुल आय बोले, तो बोल दो सकल कुल आय की गणना, ऐसा बोल सकते हो। इसी चीज को आप कर योग्य आय भी बोल सकते हो। क्लियर है, इसी को कर योग्य आय भी बोल सकते हो। अब ये किस वर्ष के लिए है उसको बताना होगा। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 चालू वर्ष को यहाँ पर लिखना है, इसको हर क्वेश्चन में लिखना होगा, हर क्वेश्चन में। मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, आपको ये हर क्वेश्चन में लिखना होगा। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त होने वाले वर्ष, ऐसा वर्ष के लिए, ऐसा। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। श्री राम प्रसाद, जिसका भी नाम रहेगा हेड में डाल देंगे। क्या बनाना है, सकल कुल आय बनाना है, तो बोलेंगे सकल कुल आय की गणना। उसके बाद यहाँ पर हम डेट को मेंशन करेंगे, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, यार एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं इस चीज को मैं एक बार प्रिंट करके। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष, ऐसा। ठीक है, एक्चुअल में क्या था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, इसलिए इसको सिस्टम से मैं जमा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा श्री राम प्रसाद सकल कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष के लिए। हो गया, ठीक। अब ये हो गया तो कॉलम खींच लेते हैं भाई। ये हो जाएगा हमारा कॉलम, ये हो जाएगा हमारा विवरण, ये हो जाएगा निवासी के लिए, और ये हो जाएगा असाधारण निवासी के लिए, और ये हो जाएगा असाधारण निवासी के लिए, और ये हो जाएगा आपका अनिवासी के लिए, अनिवासी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्मेट तैयार है, सीधे सीधे क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन में आएंगे श्री राम प्रसाद सकल कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष के लिए विवरण निवासी के लिए हो जाएगा, एक असाधारण निवासी और एक अनिवासी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पढ़ा उसी पे आते हैं। तो पहला है इसमें, ईरान का लाभ भारत में प्राप्त किया, ईरान का लाभ भारत में प्राप्त किया, पहला पॉइंट, ईरान का लाभ भारत में प्राप्त किया। ईरान का लाभ है, प्राप्ति कहां किया, भारत में किया। मैं पहले ही बताया, भारत में प्राप्त बोलेगा तो तीनों को तीनों व्यक्ति क्या कर देंगे, टैक्स दे देंगे, टैक्स लगा देंगे। तो ईरान का लाभ भारत में प्राप्त किया मतलब क्या हो जाएगा, तीनों को तीनों व्यक्ति टैक्स दे देंगे। कितने का, 5000। तो 5000 इसमें भी इसमें आ जाएगा, 5000 इसमें आ जाएगा, 5000 इसमें भी आ जाएगा। भारत में प्राप्त बोला मतलब, भारत में प्राप्त बोला मतलब राशि किसमें आ जाएंगे, तीनों में आ जाएंगे, 5000 5000 5000। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा में क्या बोला है, ईरान में मकान संपत्ति से आय भारत में प्राप्त, ईरान में मकान संपत्ति से आय भारत में प्राप्त। फिर से भारत में प्राप्त बोल दिया है,
फिर से क्या बोल दिया, भारत में प्राप्त। ईरान के मकान संपत्ति से आय है और प्राप्ति कहाँ हुआ, भारत में। भारत में प्राप्त बोल दिया मतलब फिर से क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों व्यक्ति टैक्स दे देंगे, मतलब जो भी राशि रहेगा तीनों के तीनों में आ जाएगा 500। तो 500 है, ये देखो ईरान में मकान संपत्ति से आय भारत में प्राप्त की, भारत में प्राप्त किया 500 रुपए, मतलब क्या हो जाएगा, तीनों में आ जाएगा। तो तीनों में आ जाएगा, 500 इसमें भी आ जाएगा, 500 इसमें भी आ जाएगा और 500 इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है जी, अगला पॉइंट है हमारा पाकिस्तान में स्थित मकान संपत्ति से आय वही एक बैंक में जमा की। पाकिस्तान में स्थित, तीसरा, पाकिस्तान में स्थित मकान संपत्ति से आय वही बैंक में जमा किए। ये देखिए, ये पाकिस्तान का आय है, पाकिस्तान क्या है, विदेश है। पाकिस्तान क्या है, विदेश है, मतलब पाकिस्तान विदेश की आय पाकिस्तान विदेश के बैंक में ही जमा कर दिया है। मतलब इसमें केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देगा, वो भी कौन सा, केवल निवासी बस। कितने का, 10,000 रुपए का। कितने का है, 10,000 का। तो वहां पे आ जाएगा आपका 10,000 है कि 1,000 सॉरी 1,000 है। ठीक है, कितने का, 1,000 रुपए बस, एक बस टैक्स देगा तो केवल एक बस में आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैं बताया पाकिस्तान में स्थित मकान संपत्ति से आय वही बैंक में जमा की। पाकिस्तान में स्थित मकान संपत्ति से आय वही एक बैंक में जमा किया। पाकिस्तान विदेश है, विदेश की आय विदेश में ही जमा किया। विदेश की आय विदेश में जमा करेगा, विदेश में प्राप्त होगा तो केवल और केवल एक व्यक्ति निवासी बस टैक्स देगा। ये सब क्या हो जाएंगे, डेश हो जाएंगे या नील हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति बस टैक्स देगा, कौन सा, निवासी बस, और क्या रहेगा, नील रहेगा, डेश रहेगा। आगे रहेगा हमारा, पाकिस्तान में स्थापित व्यापार के लाभ वही एक बैंक में जमा किए। व्यापार का नियंत्रण भारत से है। चौथा पॉइंट, पाकिस्तान व्यापार से आय वही जमा किया, परंतु ये किससे नियंत्रण है, भारत से। व्यापार भारत से नियंत्रण है या नियंत्रित है। ठीक है, व्यापार किससे नियंत्रित है, भारत से। देखिए भैया, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पाकिस्तान विदेश में बिजनेस चल रहा है, पाकिस्तान में क्या है, व्यापार चल रहा है। पाकिस्तान के व्यापार से आय प्राप्त हुआ है और वहीं उसको जमा कर दिए है। तो पाकिस्तान में जो भी बिजनेस चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, वो कहां से चल रहा है, इंडिया से चल रहा है। इंडिया के नियंत्रण, भारत के नियंत्रण पर चल रहा है, मतलब भारत से वो बिजनेस नियंत्रित है, भारत से व्यापार नियंत्रित है। तो मैं पहले ही बताया हूं, विदेश की आय भारत से नियंत्रित रहेगा तो केवल और केवल दो व्यक्ति ही टैक्स देगा। ये पाकिस्तान में जो बिजनेस चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, वो किससे नियंत्रित है, भारत से नियंत्रित है, हमसे नियंत्रित है, इंडिया वालों से नियंत्रित है। मतलब केवल दो व्यक्ति ही टैक्स देगा, कौन कौन सा, निवासी और असाधारण निवासी। तो कितने का है इसका राशि, इसका राशि है 20,000। ठीक है, तो इसमें केवल 20,000 रुपए बस का लेखा किया जाएगा, इसमें आ जाएगा 20,000, इसमें भी आ जाएगा 20,000 और क्या हो जाएगा, डेश हो जाएगा। व्यापार भारत से नियंत्रित रहेगा, विदेश का व्यापार भारत से नियंत्रित रहेगा। ध्यान से समझिएगा, विदेश का व्यापार भारत से नियंत्रित रहेगा, मतलब उसमें दो व्यक्ति ही टैक्स देगा, केवल और केवल निवासी और असाधारण निवासी। उसी काम को मैं किया हूं। व्यापार जो है पाकिस्तान का व्यापार चल रहा है, पाकिस्तान में व्यापार चल रहा है, जो व्यापार है वो भारत से नियंत्रित है। भारत से नियंत्रित मतलब कितने व्यक्ति टैक्स देंगे, दो व्यक्ति, कौन कौन सा, निवासी और असाधारण। से क्या रहेगा, डेश रहेगा। आगे आ जाता है हमारा, भारत में उपार्जित परंतु इंग्लैंड में प्राप्त। पांचवा है, भारत में उपार्जित परंतु इंग्लैंड में प्राप्त। प्राप्ति कहीं भी हो, विदेश में प्राप्त होगा उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, भारत का राशि अगर विदेश में प्राप्त होगा तो उसको ध्यान नहीं देना है, वो हमारा भारत का राशि है, मतलब हम खुद का राशि, हम सबका राशि है, हम पूरे इंडिया वालों का राशि है। जो भारत का राशि रहेगा, भारत का रुपया रहेगा, उसका प्राप्ति कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का राशि रहेगा, भारत का रुपया रहेगा, भारत में प्राप्त रहेगा, भारत का वेतन, भारत का उपार्जित रहेगा,
तो तीनों को तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, टैक्स देंगे, तीनों के तीनों में राशि को लिखा जाएगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों में क्या कर देंगे, राशि को लिख देंगे। तो इसमें भारत में पार्टिसिपेट, पहले भी इस बात को बताया था, भारत में पार्टिसिपेट बोलेगा मतलब तीनों के तीनों में राशि आ जाएगा, निवासी में भी राशि आएगा, असाधारण से भी आएगा, अनिवासी भी आएगा। बात में पहले ही बताया था। भारत में पार्टिसिपेट बोलेगा, भारत में प्राप्त बोलेगा, भारत में पार्टिसिपेट समझी जाए बोलेगा, या भारत में प्राप्त समझी जाए, या भारत का वेतन, भारत का रुपया, भारत लाभ, कुछ भी बोलेगा, भारत से संबंधित बोलेगा, भारत का राशि बोलेगा, मतलब आंख बंद करके तीनों में राशि को डाल देना है। ठीक है, तो राशि कितने का इसका 2000, तो 2000 तीनों में आ जाएंगे, आंख बंद करके डाल दो ऐसा 2000। ठीक है, ये आ गया आपका 2000, तीनों में आ गया। आगे देखते हैं, कानपुर के व्यापार से लाभ, कानपुर के व्यापार से लाभ। अगला आता है छठवा, कानपुर के व्यापार से लाभ। कानपुर भारत में है, तो भारत का लाभ, लाभ का मतलब आय होता है, मतलब ये कानपुर का आय, भारत का आय, भारत का लाभ, भारत का लाभ मतलब क्या हो जाएगा, तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे, कितने का, 6,000, ये ऐसा 6,000। ठीक, अब आगे आ जाता है हमारा, आगे आता है, इंग्लैंड में कृषि से आय वही संपूर्ण आय बच्चों की शिक्षा पर लंदन में व्यय कर दी गई। इंग्लैंड है, इंग्लैंड सातवां, इंग्लैंड में कृषि आय, कृषि आय वही बैंक में जमा किया, वही बैंक में जमा किया। इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, आप लोग पूरा लिख लेना। ठीक है, इंग्लैंड में कृषि से आय है और उसको वही एक बैंक में जमा कर दिया। मैं नियम बताया हूं, भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, लेकिन आपका जो विदेशी कृषि आय है, इंग्लैंड विदेश है, इंग्लैंड क्या है, विदेश है, इंग्लैंड विदेश है, तो विदेशी कृषि आय है, उस पर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, उस पर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, राशि को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड से कृषि की आय, इंग्लैंड की कृषि आय मतलब विदेश की कृषि आय है, तो विदेश की कृषि आय विदेश के बैंक में ही जमा कर दिए, मतलब ये विदेश की आय होगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति बस टैक्स देगा। भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, परंतु विदेशी कृषि आय पर टैक्स लगता है, मतलब इसमें टैक्स लगाएंगे, उसका राशि का लेखा यहाँ पर किया जाएगा। तो कितने में किया जाएगा, अब इंग्लैंड की राशि इंग्लैंड में जमा किया, मतलब इंग्लैंड विदेश की राशि विदेश में जमा किया है, मतलब केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देगा। इसमें भारत शब्द बोला है कि आप कहीं नहीं बोला है, मतलब आपका विदेश की आय है, विदेश की आय को विदेश में जमा किया, मतलब केवल और केवल एक व्यक्ति निवासी बस टैक्स देगा। कितने का है जी, ये आपका कितने का है जी, ये है आपका 5,000 है, 5,000 है। ठीक है, कितने का है, 5,000, और ये सब क्या रहेगा, आपका डेज रहेगा। ठीक है, इंग्लैंड में कृषि से आय वही बैंक में जमा किया, इंग्लैंड में कृषि से आय हुआ है, तो इंग्लैंड में कृषि से आय हुआ है, उसको क्या किया, वही जमा किया है। भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, लेकिन विदेशी कृषि आय पर टैक्स लगता है, ये विदेश का कृषि आय है, विदेश का राशि विदेश के बैंक में जमा किया, मतलब केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देगा। ध्यान रखना, विदेश का आय रहेगा और विदेश में जमा किए रहेंगे, तो केवल और केवल एक व्यक्ति निवासी बस टैक्स देंगे, ये नियम ही है। विदेश का आय रहेगा और विदेश में ही पैसे को जमा किए रहेंगे, तो केवल और केवल एक व्यक्ति ही टैक्स देगा, वो होगा आपका केवल और केवल निवासी, ये डेस रहेगा, ये भी डेस रहेगा। अगला पॉइंट आता है हमारा आठवां, आठवां क्या आपका, भूतकाल की आय। भूतकाल की आय का लेखा इस सकल कुल आय में नहीं किया जाता है, भूतकाल की आय का लेखा सकल कुल आय में नहीं किया जाता है। इसमें बोला है भूतकाल की बिना कर लगी हुई विदेश आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई। भूतकाल की आय है, लाने ले जाने को तो ध्यान नहीं दिया जाता है, भूतकाल की आय है, तो भूतकाल की आय का लेखा ये सकल कुल आय में नहीं किया जाता है। पहले मैं बता चुका हूं, भूतकाल गत वर्ष का लेखा इसमें नहीं किया जाता है, उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर लिखते भी हो तो ऐसे लिखना, कैसे लिखना है, ये लिख दो, भूतकाल की आय, भूतकाल की आय क्या रहेगा, नील, क्या रहेगा, नील, क्या रहेगा, नील। क्लियर है भैया, भूतकाल का आय रहेगा तो उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा, और अगर लिख भी दोगे भूतकाल की आय तो नील कर देना, नील कर देना, नील कर देना। ठीक है, अब इतने में हमारा सवाल बन जाता है, इसको क्या कर देंगे, पेक कर देंगे, तो पेक कर दो, चलो टोटल कर लेते हैं, अब टोटल कर लो, चलो
टोटल करते हैं, तो मेरे पास कैलकुलेटर तो अभी नहीं है, चलो टोटल करते हैं। तो इसी में टोटल करेंगे। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको केवल टोटल बस करना है, तीनों का टोटल कर देंगे, काम खत्म। तो पहला है हमारा, पहला भी टोटल करते हैं। ये देखो 5 5 10, ठीक है, और ये 20 30 30 36 37 38 39 39,500, ये आ जाएगा आपका 39,500। पहले का कितना आ गया 39,500, निवासी का टोटल से कितना आ गया 39,500। अगला का देखेंगे, ये देखो 20 25 और 5 30 31 और 2 कितना हो जाएगा 33, 31 और 2 33, 33,500, ये आ जाएगा आपका 33,500। अब इसका आएगा, इसका जोड़ते हैं 6 5 11 12 13 13,500, ये आ जाएगा आपका 13,500। तो ये हमारा सवाल बन गया है। पहले निवासी का राशि टोटल योग कितना आया 39,500, असाधारण निवासी का टोटल योग कितना आया 33,500, सॉरी असाधारण निवासी का कितना है 33,500, अनिवासी का कितना है 13,500। तो टोटल को क्या कहेंगे सकल कुल आय, सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। ये हमारा सकल कुल आय निकल गया। सकल कुल आय कितना निकल गया 39,500, पहले निवासी का, दूसरे का कितना है 33,500 और अनिवासी का कितना है 13,500। ये हमारा सवाल क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, इतने में हमारा सवाल क्या हो जाता है बन जाता है। तो ठीक है, ये सवाल आप अपने से बना लेंगे और कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप बना करके देखिएगा, बना करके देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। कुछ नहीं करना, जो मैं नियम बताऊं उसी को लगाना, बाकी आपसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं बता रहा हूँ सवाल आपको बना करके देखना। मैं कुछ सवाल बता देता हूँ, आप एग्जाम्पल नंबर 17 बना करके देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 17 आप बिल्कुल बना करके देख ही लेना, बन ही जाएगा आपसे। ठीक है, ये सवाल आपसे बन जाएगा, आप बना लेना। और ये सवाल बना लेने के बाद आप और कोई सवाल बना करके देख लेना। जैसे इसमें ये वाला है, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल नंबर 11 भी आपसे बन जाएगा, बना करके देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 17 ये दोनों सवाल आपसे बन जाएगा। आप बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा। आप ये सभी सवाल अच्छे से समझ गए होंगे, तो बिल्कुल ये सवाल ट्राई करके देखना और बना करके देखना। आंसर आता है कि नहीं आता हमको मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हम यहीं पे रखते हैं। एक दो सवाल होमवर्क में गया है, होमवर्क कौन कौन सा दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 17 है या 11 बोलो, एग्जाम्पल नंबर 17 और एग्जाम्पल नंबर 11 यही होमवर्क गया है HW है। ठीक है, आप लोग क्या कर लेंगे सवाल को बना लेंगे, होमवर्क बना करके देखिएगा, सवाल बनेगा। कुछ भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स कर देना, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मेरे को ये भी बताना कि आपको ये सवाल कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे।